हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम ऑलरेडी अब कंडक्ट हो चुके हैं। आपने बहुत सारे अलग अलग सोर्स से अपना आंसर की भी मिला लिया होगा। कुछ दिनों बाद फाइनल मॉडल आंसर की भी आ जाएगा, लगभग अगली वीक तक। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट में भी ज़्यादा देरी नहीं होगी। लगभग नेक्स्ट महीने में जुलाई एंडिंग या जुलाई मिड तक आपके रिजल्ट भी हमको देखने को मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन सबके सामने आते हैं कि कितने नंबर तक वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, कुल कितनी सूचियाँ आती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरिट सूची होती है ना, वो कैसे बनती है। देखिए रिजल्ट जब आपके आ जाएंगे ना, रिजल्ट जनरेट करने के बाद व्यापम क्या करता है, जो भी डेटा है वो आप सौंप देती है डीपीआई को। डीपीआई मतलब लोक शिक्षण संचालनालय को, मतलब विभाग को। विभाग अब क्या करेगा, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कराती है। पोस्ट है, उस पोस्ट के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाती है और उस मेरिट के बेस पर ना वेरिफिकेशन करवाते हैं और फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो देखिए ये सारे प्रक्रिया को आगे आपके आने वाले जितने भी प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से आपको समझाते जाएंगे। अगर आप चैनल में न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं मेरिट सूची, कुल कितनी सूची, और वेरिफिकेशन में कुल कितने लोग। ठीक है, मेरिट सूची की बात करें, ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स की प्राप्तांक होती है उसके हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से मेरिट सूची बनती है। कुल कितनी सूची आती है तो उसकी बात करें तो पिछले साल जो डीपीआई है वो मेरिट सूची बनाने के लिए कैटेगरी वाइज जितने पोस्ट थे उस पोस्ट के हिसाब से मेरिट सूची जारी की थी। अगर हम पिछले भर्ती की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पिछले भर्ती की बात करें तो पिछले भर्ती में ना एक्चुअली जो मेरिट सूची जारी करना और वेरिफिकेशन कराने का जो प्रोसेस था वो सही नहीं था, वो गलत प्रोसेस यूज किए थे डीपीआई ने या विभाग ने। उम्मीद करते हैं कि उस तरह की प्रक्रिया इस बार ना अपनाए। यूजुअली ये होता है किसी भी भर्ती में कि ना पहली लिस्ट में जितना पोस्ट होता है कैटेगरी वाइज उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, 3 गुना लोगों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपात्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने लोगों ने एग्जाम दिलाया है, जितने लोगों ने मेरिट सूची में अपना नाम बनाया है वो सभी के सभी एलिजिबल या सभी के सभी पात्र होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग अपात्र भी होते हैं, तो इस कारण से 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है ताकि जो भी डिस्क्वालीफाइड है उन लोग बाहर हो और क्वालिफाइड लोगों का चयन हो। लेकिन पिछले बार क्या किया गया था, जितने पोस्ट थे ना उतने ही लोगों को, सिर्फ उतने ही लोगों को बुला लिया गया था एक ही अनुपात में। ठीक है, फिर क्या वो बहुत सारे लोग अपात्र हुए, लगभग आधा से कुछ कम, लगभग 40% लोग अपात्र होते थे पिछले साल, मैं बता दूं। ठीक है, इस साल भी वैसे ही होगा। जितना भी सूची आएगी उसमें बहुत सारे लोगों हमको अपात्र देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि इसमें ना इस भर्ती में जो बीएड या डीएड के फर्स्ट ईयर वाले हैं उन लोग भी डाली हुए हैं, तो उन लोग भी अपात्र हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का टीटी नहीं निकला है, उन लोग भी अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, इसी का तो ऐसा है कि ना तो डीएड है, ना तो बीएड है, ना तो टीटी है, फिर भी अपने आत्मसंतुष्टि के लिए फॉर्म डाले हुए हैं, तो उन लोग भी अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टमेटिकली अगर वेरिफिकेशन कराए, सिस्टमेटिकली अगर मेरिट सूची बनाए इस बार, तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जितना भी पोस्ट है ना कैटेगरी वाइज, उसमें 3 गुना लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कराई जाएगी। ठीक है, तो और उम्मीद करते हैं कि विभाग ऐसे ही करे। तो अगर इस हिसाब से अगर सूची बनाई जाए तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुल हमारे इस भर्ती में, सपोज एक एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं शिक्षक पद को, है ना। शिक्षक पद में ना अगर आप देखते हैं तो 1001 जनरल के लिए, 628 ओबीसी के लिए, 329 एससी के लिए और 3803 एसटी के लिए पोस्ट है। अगर इसके 3 गुना बुलाते हैं, है ना, अगर इसके 3 गुना बुलाते हैं तो कुल इतने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 3 गुना की अगर हम बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि ये किस तरह से क्या है। देखिए जनरल में 3003, जनरल मतलब क्या होती है, सामान्य और जनरल तो उसको नहीं बोलना चाहिए एक्चुअल में ना, इसको सही से अगर हम बोले तो इसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी बोलनी चाहिए। अनरिजर्व्ड या अनारक्षित पद बोलना ज़्यादा सही होता है। जनरल या सामान्य जब बोलते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के मन में जनरल और सामान्य जब भी बोला जाता है तो ये अवधारणा बनने लगती है कि जनरल और सामान्य मतलब बहुत सारे जो जनरल के कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वो सिर्फ उन्हीं का पद है। भाई ये जो जनरल वाले पद होते हैं ना, जो जनरल पद होते हैं, जो सामान्य पद होते हैं, एक्चुअली जो अनरिजर्व्ड पद होते हैं, अनरिजर्व्ड पोस्ट होते हैं, वो ना सब के लिए होता है एक्चुअली। उसमें कोई भी ओबीसी, एसटी, एससी या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं ना, उन लोग भी जा सकते हैं। तो देखो 1001 पोस्ट है अनरिजर्व्ड में, अनारक्षित में, उसमें 3000 अगर 3 गुना बुलाते हैं तो अगर पिछली बार जैसे प्रोसेस नहीं अपनाते, बार बार देखो लास्ट ईयर ना जैसे 1001 पोस्ट है अभी जनरल में, है ना, और कुल मिलाकर हमको ये सभी पोस्ट दिख रहे हैं, तो सिर्फ हर कैटेगरी से इतने लोगों को बुलाते थे, फिर इसमें डिस्क्वालीफाइड होते थे, फिर वो एक सूची निकालते थे। इस तरह से कुल 7 अलग अलग सूचियां हमको, चयन सूचियां देखने को मिली थी, जो कि उसकी कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है, 3 गुना लोगों को एक बार बुलाओ, वेरिफिकेशन कराओ, उसके बाद भी अगर पोस्ट बचते हैं तो एक दूसरी सूची निकालो। ठीक है, उसमें भी 2-3 गुना बुला लो, बार बार सूची निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर 3 गुना
बुलाते हैं तो क्या होता है, जनरल में 3003 लोगों को बुलाया जाएगा और इस 3003 लोगों में सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, एसटी वर्ग और एससी वर्ग चारों कैटेगरी के लोग होंगे। ठीक है, इन चारों कैटेगरी के लोग होंगे इसमें, एसटी, एससी, ओबीसी सब, किसमें, इस 3003 जो पोस्ट दिख रही है इसमें। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ये तो 3003 हो गए किसके, अनरिजर्व्ड या अनारक्षित पद के। ठीक है, तो सीधी सी बात और सामान्य सा बात यह है कि जिन जनरल कैंडिडेट्स का, सामान्य संवर्ग के जो कैंडिडेट्स है ना, उन लोगों का 3003 रैंक रहेगा तभी उनका सिलेक्शन होगा, सीधी सी बात। ठीक है, 3003 रैंक के अंदर अगर रहेंगे, ठीक है, तो ही उनका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर महिला कैटेगरी अलग होती है, आप लोगों को पता है, तो उनके थोड़े से नीचे और जा सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग रिजर्व्ड पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम उसको कंबाइन लेके चल रहे हैं। ये क्योंकि हम ना एक मोटा मोटा, क्योंकि एग्जैक्ट मेरिट लिस्ट तो बना के आपको नहीं दिखा सकते हैं ना, आरक्षण वाइज, महिला कैटेगरी वाइज तो नहीं दिखा सकते, तो एक अनुमानित आपको डेटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि 3003 अनरिजर्व्ड पोस्ट है, इसमें कुछ महिलाओं का भी पोस्ट है, तो महिलाओं का थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। इन पुरुष में अगर हम बात करें तो पुरुषों की जो जितने भी पोस्ट है कि चलो 600-700 के आसपास पोस्ट होगा, मान के चलते हैं किसके लिए, पुरुष के लिए, तो उसके 3 गुना लोगों को इसमें मेल में बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद महिलाओं को 3000 से कुछ ऊपर तक, मान के चलो 3500 रैंक तक महिलाओं की हो जाएगी, अनुमानित, एस्टिमेटेड एक। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई किसकी बात, जनरल की बात। ठीक है, जनरल में अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो 3500 रैंक तक या 4000 रैंक तक फर्स्ट सूची में उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जैक्ट आप लोगों को डेटा और बताएंगे रिजल्ट के टाइम में, या मेरिट सूची जब बनेगी उस टाइम में, और एक्यूरेट एकदम एग्जैक्ट डेटा बताएंगे कि कितने रैंक तक आप लोगों को जनरल, ओबीसी, एसटी में फर्स्ट सूची में 3 गुना अगर बुलाते हैं तो आने वाला है। फिलहाल ये एक एस्टिमेटेड एक डेटा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल की बात। चलिए अब हम चलते हैं ओबीसी में। ओबीसी में आप देख पा रहे हैं ना कि 628 पोस्ट है। ठीक है, 628 ओबीसी में महिलाओं को मिलाकर है। ठीक है, अगर इनकी 3 गुना करते हैं तो 3 गुना होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं 1874 पोस्ट। अब ये 1874 पोस्ट है किसके, सिर्फ ओबीसी के। ठीक है, ये किसके पोस्ट है, कौन से ओबीसी के पोस्ट है, ऐसे ओबीसी कैंडिडेट के पोस्ट है जिन लोग ना, ये जो 3003 पोस्ट है अनरिजर्व में, उनमें सिलेक्शन से बच गए हैं, या उनके नीचे वाले, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, कि ये जो अनारक्षित पद है ना, उसमें ओबीसी भी रहेंगे, जनरल भी रहेगा, एसटी, एससी सब रहेंगे। अगर हम पिछले डेटा को देखें ना, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो अनरिजर्व्ड पोस्ट होते हैं, है ना, अनारक्षित जो पद होते हैं ना, उसमें लगभग 50% सीट ओबीसी वाले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, फॉर्म जो डाले हैं उसमें ओबीसी लगभग आधा से ज़्यादा लोग ओबीसी ही होते हैं। इस कारण से जो टॉपर्स में होते हैं या जो ऊपर के पद होते हैं ना, सामान्य पद होते हैं, उसमें 50% ओबीसी की संख्या होगी। ठीक, या तो 1500। ठीक है, हम क्या मान सकते हैं, 1500 पोस्ट यहां ओबीसी वालों ने ले लिया है इस 3000 में। इस 3000 में ओबीसी वालों ने कितने पद ले लिए हैं, 1500 पद। उसके बाद जो 1500 है ना, उसमें हमको मान के चलो 1000 या 1200 हमको जनरल या सामान्य संवर्ग के देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही कुछ 200-400-500 के आसपास हमको एससी के और एसटी के सबसे कम देखने को मिलते हैं अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से, किसमें, ऊपर के जो सामान्य अनरिजर्व्ड पोस्ट होते हैं ना उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गई एक एस्टिमेटेड डेटा किसका, ओबीसी का, कि भाई 1500 लोग ऊपर चले गए। अब इस मतलब 1500 कैटेगरी रैंक वाले, 1500 कैटेगरी रैंक वाले, ओवरऑल रैंक की बात नहीं हो रही है। ओबीसी में 1500 जिनका कैटेगरी रैंक रहेगा, उन लोग आ गए हैं अनरिजर्व्ड पोस्ट में। अब उसके कैटेगरी के जो नीचे वाले हैं, जो बच गए हैं ना, 1874 लोग, और उन लोग आएंगे इसमें। पहली ही सूची की बात हो रही है, जब सूची बनती है ना तो कैटेगरी वाइज बनती है ना, सबसे पहले सामान्य की सूची होगी, फिर ओबीसी की सूची होगी, फिर एससी की सूची होगी, एसटी की सूची होगी, इस तरह से सूची बनते हैं, है ना। तो ये 1500 ओबीसी कहाँ चले गए हैं, अनरिजर्व्ड में चले गए हैं, अनारक्षित पद में चले गए हैं। अब उस 1500 से नीचे वाले, मतलब 1501, 1502, 1503 ऐसे करके कहाँ तक, 1874 रैंक तक। मतलब थोड़ा सा अगर हम ओबीसी का डेटा यहाँ पर देखते हैं, देखिए 1500 तो आरक्षित में चले गए हैं, 1884 उसके खुद के कोटा में, तो टोटल 3384 ओबीसी लोगों का पहली सूची में सिलेक्शन होगा। अच्छा, ये भी किसमें, ये तो कैटेगरी रैंक की बात हो रही है। ओवरऑल रैंक में थोड़ा सा इसमें और बढ़ेगा। ठीक है, वो कैसे, देखिए देखो जब भी रिजल्ट आता है ना तो 2 अलग अलग रैंक दिखाते हैं। एक तो ओवरऑल रैंक दिखाता है, ओवरऑल मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब मिलाकर कौन से नंबर में हो आप, मतलब जितने लोग पेपर दिलाए हैं ना उसके में कौन सा रैंक बनता है एक, और एक होता है कैटेगरी रैंक, कि भाई आपके जो कास्ट है, आपकी जो कैटेगरी है उसमें आप कौन से रैंक में है। तो याद रखिएगा, ओबीसी के जिन कैंडिडेट्स का 3384 है ना, अगर हम इसमें
मेल की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 3300 मान सकते हैं। फीमेल की बात करें तो थोड़ा सा नीचे जा सकती है ना, उनका 3500 तक मान लेते हैं। चलो, अगर फीमेल ओबीसी का 3500 और मेल ओबीसी का 3300 के आसपास है रैंक, तो उनका पहली सूची में सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, पहली सूची में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कैटेगरी या आप अनरिजर्व में आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, ओबीसी की। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहला एक अनारक्षित जो सूची है वो बनाया जाता है, उसके बाद जो कैटेगरी वाइज सूची होती है। अब उसी तरह से एससी का भी होगा। एससी में 329 लोग हैं, 987 3 गुना होगा। अब इस 987 लोग कौन होंगे, जो इसमें से बच जाए होंगे। बहुत सारे लोग तो यहाँ भी आएंगे ना अनारक्षित में। अब अनारक्षित से जो बच जाएंगे उसके बाद वाले जो लोग रहेंगे, उन लोग यहाँ पर 987 में आएंगे। तो मान के चलो सपोज इस 3000 में मान के चलो एक मोटा मोटा 500 लोग कहाँ चले गए हैं, अनारक्षित में चले गए हैं एससी के। तो फिर 500 से नीचे 501 502 करके करते 900 और लोगों को एससी में उठाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एससी में अगर किसी भी कैंडिडेट का लगभग 1600-1700 कैटेगरी रैंक है। कौन सा रैंक है, कैटेगरी रैंक है। ओवरऑल रैंक तो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो उन लोगों का भी सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एससी की। अगर हम बात करते हैं एसटी का, तो भाई एसटी के तो देखिए 11409 तो इनके किस में है, कैटेगरी में ही है ना। कुछ लोग इधर भी आ जाएंगे, 200-400 लोग इधर भी आ जाएंगे। तो इन लोगों को जनरल से उतना लेना देना नहीं है, अनरिजर्व कोटा से उतना प्रभाव इन लोगों को नहीं पड़ना है। मेन इन लोगों की क्या है, इन लोगों के कैटेगरी की जो पोस्ट है ना वो सफिशिएंट है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे ना एसटी के उन लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना 11409 अगर 3 गुना बुलाते हैं तो लगभग हम बोल सकते हैं कि लगभग 12000 लोगों को, ठीक है, लगभग 12000 रैंक तक, कैटेगरी रैंक तक जिसका नाम रहेगा रिजल्ट में पहली सूची में उनके नाम आ जाएगा। ठीक है, अभी जितना भी डेटा बता रहे हैं ना पहली सूची के हिसाब से बता रहे हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे अपात्र भी होते हैं। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाइड होंगे तो एक और सूची आएंगी, क्योंकि जितने भी पोस्ट है उतने उनके लायक 3 गुना पोस्ट में अगर नहीं बचेंगे तो फिर से सूची निकालना पड़ेगा। 1 गुना 2 गुना 3 गुना जितने भी निकालो, जितने लोग बचते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो दूसरी सूची आएगी, दूसरी सूची में फिर से और भी जितने भी बचे रहेंगे नीचे वाले लोग, सभी अलग अलग पोस्ट में उन लोगों को उठाया जाएगा। तो इस तरह से ओबीसी के भी जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया लगभग 5000 तक कैटेगरी रैंक 5000 तक है किसी ओबीसी का, तो उसका सिलेक्शन की संभावना डेफिनेटली बनेगी। ठीक है, ये जो भी आंकड़े दिख रहे हैं ना, उस आंकड़े को एक बार और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे एट द टाइम ऑफ योर रिजल्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक मोटा अपन आउटपुट ले रहे हैं कि किस तरह से क्या रहने वाली है ओबीसी का। जनरल का तो मैंने पहले ही बता दिया है ना। जनरल का क्या है भाई, जनरल का जो है उनका यही वाला पोस्ट है उनके लिए। ठीक है, तो अगर उन लोग इसमें आ जाते हैं, इस रडार में आ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन है ना। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। देखो, वेरिफिकेशन होगा, जिस कोटा से लोग डिस्क्वालीफाइड होंगे, अगर जनरल यहाँ पर अनरिजर्व पोस्ट में कोई सामान्य संवर्ग का कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए जाता है और वो हो जाता है अपात्र, तो जितने लोग जिस कैटेगरी में अपात्र होते हैं ना, उसी कैटेगरी से नीचे के लोगों को उठाया जाता है। सपोज जनरल के 1000 मान के चलो जनरल रह जाते हैं। ठीक है, 1000 जनरल कैंडिडेट्स में मान के चलो 300 अपात्र हो गए, तो जो 300 और नीचे लोगों को उठाएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल के ही लोगों को उठाएंगे। जो मतलब जिस कोटा में अपात्र कैंडिडेट है ना, उसी कोटा के स्टूडेंट को या कैंडिडेट्स को लिया जाता है अगली सूची में। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे कि हमने ओबीसी का भी चर्चा किया, ओबीसी में मान के चलो इतने लोगों को बुलाया जाएगा, है ना। अब इसमें मान के चलो 1000 लोग नहीं, 500 लोग अपात्र हो गए, तो 500 फिर ओबीसी वालों को उठाया जाएगा। 500 अभी कौन सा रैंक का, उनकी कैटेगरी रैंक का। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि 5000 रैंक तक के जो ओबीसी है उसका संभावना बनेगा आखिरी सूची तक, लास्ट चयन प्रक्रिया चलते तक सिलेक्शन होने का। इस सारी चीज़ों को एक बार और बहुत ही अच्छे से डीपली क्लियर करेंगे इस टाइम में। ठीक है, तो आई होप कि मेरिट सूची आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बनती है। किसी भी तरह के कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। सारी चीज़ों को ना बहुत ही आसानी से आप लोगों को इन फ्यूचर एक्सप्लेन करते जाएंगे। पूरा एक एक्यूरेट डेटा, इस तरह के बहुत सारे डेटा आप लोगों की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। आपके रिजल्ट्स आएंगे और बहुत सारी चीज़ें चयन प्रक्रिया में भी, तो इस तरह के एक्यूरेट डेटा आप लोगों के सामने रखने की हम भरपूर कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। इन फ्यूचर और भी बहुत सारी भर्तियों को आप लोगों को तैयारी कराने वाले हैं। हमने बहुत